गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम राजनीति विज्ञान 11वीं क्लास की, जिसके अंदर हमारा अध्याय सेकंड चल रहा था, भारतीय संविधान में अधिकार, जिसके अंदर हम कल चर्चा कर रहे थे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं, वो संविधान के कौन से भाग में हैं, उनका वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेदों में किया गया है और कहाँ से वो लिए गए हैं। भाग 4 में है 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और इनके पीछे उद्देश्य क्या है? राज्य का रूप या सरकार का रूप है वो क्या बनाना है? जन कल्याणकारी बनाना है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य है। और आज हम चर्चा करेंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक अधिकारों के मध्य आपस में क्या संबंध है। तो नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में संबंध, ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, कि एक दूसरे से पूरक कैसे हैं या इनमें अंतर है तो क्या अंतर है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित कैसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं, एक दूसरे के मध्य क्या अंतर पाया जाता है, इनका क्या उद्देश्य है, अधिकारों का क्या उद्देश्य है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक देखा जाता है। तो क्या है? इन्हें किनको? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों दोनों को, इन्हें एक दूसरे का पूरक देखा जाता है। पूरक का अर्थ होता है एक दूसरे से जुड़े या एक दूसरे से संबंधित देखा जाता है। जहां देखो, मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये तो सरकार के कुछ कार्यों पर कौन प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व है, वही नीति निर्देशक तत्व है। ये तो सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं कौन? मौलिक अधिकार। जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? सरकार को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। तो वही नीति निर्देशक तत्व है, उसे नीति निर्देशक तत्व सरकारों को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। वही नीति निर्देशक तत्व सरकारों को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। देखो कि मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? सरकार को कुछ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? पूरे समाज के भले की बात करते हैं। ये दूसरा हो गया अंतर, कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। मौलिक
अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, जबकि पूरे समाज के हित की बात करते हैं। परंतु देखो कई बार हमारे सामने ये दोनों हमने एक दूसरे से पूरक हो गए, क्योंकि दोनों जैसे मौलिक अधिकार कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं सरकार के कार्यों पर, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार को कुछ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं पे मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, तो वहीं नीति निर्देशक तत्व संपूर्ण समाज के भले की बात करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। परंतु फिर भी इनके एक दूसरे से टकराव हो जाता है कई बार। तो ये टकराव हमारे को सर्वप्रथम कहाँ दिखाई पड़ता है? ये टकराव नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में ये टकराव हो जाता है। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में सर्वप्रथम जो टकराव है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में सर्वप्रथम टकराव हमारे को कहाँ दिखाई पड़ता है? सर्वप्रथम टकराव की जो स्थिति है वो हमारे को कहाँ दिखाई पड़ती है? जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने के फैसले पर। जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने के फैसले पर सर्वप्रथम हमारे को जो टकराव की स्थिति मौलिक अधिकार में और नीति निर्देशक तत्वों में जो हमारे को पहली बार टकराव की स्थिति एक दूसरे के विरोध के अंदर जो टकराव की स्थिति हमारे को दिखाई पड़ती है, कौन से कानून बनाने के दौरान पड़ी है? जमींदारी उन्मूलन कानून जब बनाया गया तो उसके अंदर सरकार में और न्यायालय में दोनों के मध्य, कहने का मतलब मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों, क्योंकि नीतियों के लिए किसको निर्देशित किया गया है? सरकार को। मौलिक अधिकारों की रक्षक कौन है? न्यायालय। इन दोनों के मध्य हमारे को टकराव की स्थिति देखने के लिए मिलती है। कौन से कानून बनाया गया है? सर्वप्रथम पहली बार जमींदारी उन्मूलन कानून के अंदर ये बात हमारे को दिखाई पड़ती है कि जिसके अंदर यह समस्या पैदा हुई कि सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। सरकार ने किया क्या कि जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया जाए कि जमींदारों को उसे जो जमीन के मालिक बने बैठे थे, जिसके अंदर खेती किसान करते थे, उन किसानों को उनका मालिकाना हक दिया जाना था। परंतु यहाँ पे टकराव ये हो गया क्योंकि हमारे संविधान के अंदर संपत्ति के अधिकार प्रदान किया गया था और उनको वो अपनी उस जमीन का मालिक मानते थे। कौन? जमींदार। ऐसी स्थिति के अंदर उस जो अधिकार है उसकी अवहेलना हो रही थी। इसी दौरान क्या हुआ कि सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला लिया
और इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि जमींदारी उन्मूलन जो कानून बनाया गया इसका विरोध इस आधार पर किया गया। किसने? जो जमींदार थे उन्होंने किया। क्योंकि ये हमारे को संविधान द्वारा संपत्ति का अधिकार दिया गया है, इसलिए आप हमारी ये संपत्ति नहीं छीन सकते हो। और ये किसकी श्रेणी में आ गया? न्यायालय की श्रेणी में आ गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये पहली बार टकराव हमारे को देखने के लिए मिला। और उसके अंदर देखो विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। यदि ये कानून बनाया जा रहा है तो संपत्ति का मौलिक अधिकार का नुकसान हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर है, जो समाज का भला है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के हित से ऊपर रखा जाएगा। ये बात किसने कही? सरकार ने। सरकार ने कही कि जमींदार जो बहुत बड़ी ज़मीन के भूमा जो मालिक बने बैठे हैं, इससे बहुत सी जनता को नुकसान हो रहा है। जो किसान है वो उनको उनकी ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में इस अधिकार को समाप्त किया जाता है। कौन से को? संपत्ति के अधिकार को। और सरकार ने यह दर्शाया कि पहली जो उसका मालिकाना हक है वो सरकार का है, और उधर जमींदारों ने कहा कि हमारे संपत्ति के अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो न्यायालय की श्रेणी में चले गए। परंतु अंतिम इसका जो फैसला ये दिया गया, इसके ऊपर जो निर्णय ये आया गया कि इसके अंदर ये बात दोहराई गई कि सरकार जो कार्य कर रही है उसके अंदर, इस कार्य के अंदर जमींदारी उन्मूलन के अंदर इस बात को विशेष तौर से रखा गया कि जो ये जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया जा रहा है इसके अंदर संपूर्ण समाज का भला है, किसी एक व्यक्ति का भला नहीं है। एक व्यक्ति के भले के, एक व्यक्ति के हित के कारण संपूर्ण समाज का अहित नहीं किया जा सकता है। तो इस कारण से यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर हैं, सरकार ने अपनी तरफ से यह इच्छा जाहिर की। सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कर दिया? इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते हुए और संविधान के अंदर ही संशोधन कर दिया। इस संशोधन का परिणाम क्या निकल कर के आया? ये परिणाम निकल कर के आया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया। इससे एक लंबी लड़ाई शुरू होगी। किसके मध्य? एक तो एक तरफ अधिकार आ गया, जो जमींदार थे उनके अधिकार आ गए कि वो तो संपत्ति, अपनी संपत्ति मालिक बन करके, सरकार कह रही थी कि ये किसानों का शोषण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इनका जमीन का मालिकाना हक इनको प्रदान नहीं किया जाए। जमीन का मालिकाना हक उसी को प्रदान किया जाए जो उसके अंदर खेती कर रहा है, उसी को उसका मालिक माना जाना चाहिए। तो एक तरफ न्यायालय था, एक तरफ सरकार थी। तो इससे कानूनी लड़ाई शुरू हो गई और कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। तो इस कानून के ऊपर कार्यपालिका ने, किसने? दो भागों में बट गई। एक तो कार्यपालिका, दूसरी तरफ थी न्यायपालिका। देखिए इसमें साधारण सी बात है, अधिकारों का रक्षक कौन है? न्यायपालिका। तो संपत्ति का अधिकार का हनन हो रहा था जमींदारों के, तो ऐसी स्थिति में तो ये तो उनके पक्ष में होगी। कार्यपालिका में कौन आती है? सरकार। जो भी कार्य करती है राज्य के अंदर, वो सारे काम कौन करती है? सरकार। उसको कहते हैं कार्यपालिका। इन दोनों के मध्य टकराव की स्थिति हो गई। तो यहां पर देखो सरकार ने तर्क दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार का यह मानना था कि यहाँ पे सरकार ने, कार्यपालिका ने यह कहा कि जो क्या कहा इसने कि नीति निर्देशक तत्वों को, इसने यहाँ पे यह स्पष्टीकरण दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धारणा थी कि, इसके पीछे सरकार ने यह मनसा प्रकट की कि ये क्या है? जो मौलिक अधिकार है
जो संपत्ति का अधिकार यहाँ पे आ रहा है, ये क्या है, अधिकारों में बाधक है। ये जनता के कल्याण के रूप में बाधक सिद्ध हो रहा है, जनता के विकास के अंदर रोड़ा अटका रहा है। कौन? संपत्ति का अधिकार। दूसरी ओर न्यायालय का यह मानना था कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए इन्हें प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है। न्यायपालिका ने यह कहा कि मौलिक अधिकारों, इन्होंने मौलिक अधिकारों को तवज्जो दी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें नीति निर्देशक तत्वों के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। किनके लिए? मौलिक अधिकारों के लिए। जबकि सरकार कह रही है कि मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, न्यायालय कह रहा है मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार से दोनों के अंदर विवाद खड़ा हो गया, टकराव हो गया, एक तरफ न्यायपालिका में, एक तरफ कार्यपालिका, एक तरफ सरकार में, एक तरफ न्यायपालिका में। तो इस प्रकार से तो प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, और इस प्रकार से ये इसका जो निस्तारण है वो जो इसी के अंतर्गत आ जाता है हमारा संपत्ति का अधिकार। अब आता है हमारा इसी टकराव के दौरान जिसके ऊपर सारा विचार विमर्श हुआ, वो आता है हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, देखिए संपत्ति के अधिकार को हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है मूल संविधान के अंदर अधिकारों की श्रेणी में था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसको जमींदारी उन्मूलन कानून के अंदर ये जनता के हर जगह समस्या पैदा होगी कि जनित के कल्याणकारी कार्यों करने के लिए बाधक सिद्ध हो रहा था, जनता के विकास के अंदर रोड़ा अटका रहा था। कौन? संपत्ति के अधिकार को। तो इस कारण से क्या किया, इसमें संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और इसको वर्तमान में केवल कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से देखो संपत्ति का अधिकार कि मूल संविधान में संपत्ति के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था हमारे संविधान के अंदर। इस प्रकार से वहाँ पर मूल अधिकारों की संख्या, जो मूल संविधान था उसमें कितनी संख्या थी? 7 थी। वहाँ पे इसको मूल अधिकार बनाया गया था, लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया था, क्या कहा गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। तो इसके अंदर संपत्ति के अधिकार में देखिए मूल संविधान, मूल की बात आ रही है यहाँ पे, मूल संविधान में इसे मौलिक अधिकार, मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था। क्या बनाया था? इसको मूल अधिकारों की श्रेणी में जोड़ा गया था। लेकिन देखो संविधान में दूसरी बात यहां पे आती है, लेकिन संविधान में इस बात का स्पष्ट किया गया है कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि जनता के कल्याण हेतु सरकार संपत्ति को अधिग्रहण कर सकती है। क्या कर सकती है? अधिग्रहण कर सकती है, ले सकती है।
जनता को भले के लिए क्या कर सकती है, संपत्ति को ले सकती है। हमारे संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। और 1950 से ही सरकार ने अनेक कानून बनाए। 1950 के अंदर ही अनेक कानून बना दिए। 1950 के अंदर ही अनेक कानून बना दिए गए और जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अनेक संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाए गए 1950 में। और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। तो इसके अंदर जो मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है, ये रहे, एक तरफ मौलिक अधिकार, एक तरफ नीति निर्देशक तत्व। इनके केंद्र बिंदु में, केंद्र में इन दोनों के मौलिक अधिकार एक तरफ है, नीति निर्देशक, इनके केंद्र में जो मुख्य विवाद था, मुख्य विवाद वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। मेन विवाद जो संपत्ति को लेकर के इन दोनों के मध्य आपसी विवाद टकराव हुआ था। तो ये हमारे को कई बार पूछ लिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के मध्य कौन से अधिकार को लेकर के टकराव सबसे ज्यादा हुआ है, तो वो टकराव मेन था संपत्ति के अधिकार। तो इसके अंतर्गत कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद का जो केंद्र बिंदु था वो संपत्ति का अधिकार था। आखिरकार 1973 के अंदर देखो वो था केशवानंद भारती वाद के द्वारा इसका निस्तारण किया गया। कौन से वाद के द्वारा, केशवानंद भारती वाद के द्वारा इस टकराव को जो समाप्त किया गया, संपत्ति के अधिकार में जो टकराव था उसको समाप्त किया गया केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती वाद 1973। ये इसके द्वारा क्या हुआ, जो नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के मध्य जो टकराव था उस टकराव को समाप्त किया गया। इस वाद के अंदर देखो क्या बात कही गई कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना है। 1973 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को, सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार था उसको, संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल, संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना। क्या है, नहीं माना कि ये संविधान के मूल ढांचे में ये चीज नहीं आती है। कौन, संपत्ति का अधिकार। कौन नहीं आता है, संपत्ति का अधिकार। इसको मूल ढांचे का तत्व नहीं माना है। किसको, केशवानंद भारती वाद 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके, और साथ ही में यह निर्णय दिया, क्या कहा, और कहा कि संसद है जो, और कहा कि संसद को संविधान का संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन करके इसे संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है कि संविधान का संशोधन करे संसद और इस संपत्ति के अधिकार को प्रतिबंधित करे। ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस प्रकार से, और इस प्रकार से क्या हुआ कि हमारे जो संविधान के अंदर है, तो इस प्रकार से क्या किया गया, इसका रिजल्ट यह है कि 44, इस प्रकार से संसद ने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के
अधिकार को मौलिक, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर, सूची से हटा दिया गया इसको, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर, और इसे कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, प्रदान कर दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके और इसको कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। और उस समय किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। ये कार्य किसके काल में हुआ है भाई? 44वां संविधान संशोधन जो संपत्ति का को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया है, ये था जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। कब? 1978 के अंदर जनता पार्टी की सरकार ने ये कार्य किया कि कई बार पूछ लिया जाता है संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया, उस समय किसकी सरकार थी? तो जनता पार्टी की सरकार थी। और इसको वर्तमान में कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। और ये कानूनी जो अधिकार है, इसको संपत्ति के अधिकारों को कानूनी अधिकार कौन से अनुच्छेद में प्रदान किया गया? अनुच्छेद 300 के अंदर। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि क्या एक कानूनी अधिकार है। 300 के अंदर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इस प्रकार से केशवानंद भारती विवाद के अंदर जो इसका निर्णय के अंतर्गत यही बात आई कि इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इसको कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया 300 के में। तो इस प्रकार से और ये जटिल जो वाद विवाद था वो समाप्त हुआ। और इसी के द्वारा यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के साथ में संपत्ति का जो विवाद था वो समाप्त हुआ। और इसमें निर्णय देते हुए जो न्यायालय ने कहा कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं और संसद उनमें कोई परिवर्तन, जो मूलभूत ढांचा है उसके अंदर तो परिवर्तन नहीं कर सकती है, इसके अलावा संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है कौन? संसद। इसी के साथ में हमारा जो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के संबंध में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आज संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत अब हम कल चर्चा करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या हैं और नीति निर्देशक तत्वों की क्या क्या नीतियां हैं, ऐसे कौन से अधिकार हैं जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है, उनके बारे में अपन चर्चा कल करेंगे।